चलिए फिर से आपका स्वागत है। और हम संविधान पढ़ रहे थे और संविधान में हमने लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। भारतीय संविधान का भाग जो 1 है वह वर्णित करता है भारत के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, है ना। तो संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 वर्णित करता है, जिसमें हमने 4 अनुच्छेदों के बारे में चर्चा की थी। जहां पर जो पहला अनुच्छेद है वह संघ के नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, जहां पर हमने संघ का नाम देखा था क्या, भारत अर्थात इंडिया, और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हमने देखा था कि भाई यह राज्यों का क्या है, संघ है ना। जो विनाशी राज्यों का क्या है, अविनाशी संघ है। ठीक है, भारतीय संघ जो है किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में वर्णन हमको पहली अनुसूची में देखने को मिलता है। यहीं पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, कि क्या किसी नवीन राज्य के निर्माण के लिए क्या हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है? तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है अगर भारतीय राज्य के भीतर, भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का संशोधन हो रहा है ना, उसके नाम में परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, या उसके सीमाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या किसी प्रकार का संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है राज्य निर्माण के लिए खासकर, है ना। और मैंने बताया था कि भाई अगर संशोधन होगा तो 2 और 3 में नहीं होगा, पहली अनुसूची में संशोधन होगा। लेकिन पहली अनुसूची में भी जो संशोधन होता है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में किसी प्रकार का परिवर्तन जो होता है वो संविधान संशोधन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं भाग अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 जो कहता है कि भाई नए राज्यों का निर्माण व स्थापना, अगर कोई नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है, अगर कोई बाहरी राज्य है, बाहर में कोई क्षेत्र स्थित है जिसको हम भारत में शामिल करना चाह रहे हैं, भारतीय संघ में जो शामिल नहीं है पहले से, अगर उसको हमको शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 के तहत वो शामिल होगा। जैसे सिक्किम का इंक्लूजन हुआ, गोवा, दामन दीव, दादरा नगर हवेली का इंक्लूजन हुआ, है ना, वो किसके अंतर्गत था, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत था। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है, किसी भी नए राज्य का निर्माण, इसके अलावा उसकी सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन जो होगा, या भारत राज्य क्षेत्र के भीतर अगर कोई राज्य पहले से एग्जिस्ट करता है, जैसे कोई छत्तीसगढ़ का नाम कल हम क्या करना चाहें, दक्षिण कौशल करना चाहें, तो भाई उसमें जो परिवर्तन होगा वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। अनुच्छेद 3 के तहत मैंने प्रक्रिया बता दी थी कि किसी भी प्रकार का संशोधन जो पहले से स्थापित राज्य हैं, पहले स्थापित राज्यों में के लिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, चाहे क्षेत्र, सीमा या नाम परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही विधेयक कहा जाएगा संसद में। संसद से यह विधेयक विधानमंडल, राज्य विधानमंडल को भेजा जाएगा, जो भी राज्य प्रभावित है, चाहे एक राज्य प्रभावित हो चाहे 2 राज्य प्रभावित हो, वो विधानमंडल के पास जाएगा। विधानमंडल उसको कहां भेजेगा, अपना राय व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति के पास भेजेगा, और राष्ट्रपति उसको कहां पर, संसद के पटल के सामने रखेंगे। राज्य को एक समय सीमा दी जाएगी, अगर समय सीमा के अंतर्गत वह भेज दिया गया तो ठीक है, नहीं भेजा गया तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे संसद के सामने रखवा सकते हैं उस विधेयक को। क्लियर। उसके बाद अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 क्या है कि अनुच्छेद जो 4 है वो कहता है कि अनुच्छेद 2 व 3 में जो भी परिवर्तन होंगे उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम जब भी पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए किसी प्रकार का संविधान संशोधन किया गया था, तो नहीं किया गया। हमारा राज्य का नाम कहां, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट लिख दिया गया, है ना, वहां पर लिखा गया हमारे राज्य का नाम निर्दिष्ट कर दिया गया, लेकिन कहीं पर भी वहां पर संविधान संशोधन नहीं किया गया राज्य निर्माण के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, हमने अनुच्छेद 3 के तहत हमने देखा भी था, उसको एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं कि भाई अनुच्छेद 30 के तहत हमने देखा था कि संयुक्त प्रांत का नाम 1950 में क्या हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, क्या
1950 में संयुक्त प्रांत का नाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश हो गया। 1969 में मद्रास का नाम चेंज करके, मद्रास राज्य को नाम चेंज करके तमिलनाडु कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 1973 में हमने देखा था कि लक्षद्वीप है ना, और आपका मैसूर है ना, कौन कौन सा? लक्षद्वीप और मैसूर। लक्षद्वीप पहले नाम नहीं था, लक्काद्वीप, मिनिकॉय, कवरत्ती, ये जो छोटे छोटे द्वीप थे उनका नाम चेंज करके हमने 1973 में क्या कर दिया? लक्षद्वीप कर दिया। मैसूर का नाम करके नाम प्रस्तुत करके हमने उसको कर्नाटक कर दिया। 1973 के बाद हमसे चलते हैं 1992 में हमको पता है दिल्ली का नाम चेंज करके नेशनल कैपिटल टेरिटरी NCT है ना, क्या कर दिया गया? दिल्ली कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद 2006 में दो परिवर्तन हुए। उत्तरांचल का नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया और पौंडीचेरी का नाम चेंज करके पुदुचेरी कर दिया गया। फिर 2011 में क्या हुआ? 2011 में उड़ीसा का नाम चेंज करके उड़ीसा कर दिया गया। तो ये चीजें हमने कल देखी थी, है ना। और हमने ये भी देखा था कि भारत पाक जो समझौता हुआ था, है ना, बेरूबारी विवाद जो हमको याद है, उसके तहत ये प्रतिस्थापित कर दिया गया कि भाई 3 के अंतर्गत किसी प्रकार का परिवर्तन अगर भारत के राज्य क्षेत्र के चीजों को आप बाहरी देशों को दे रहे हैं तो 3 के अंतर्गत तो होगा ही नहीं, है ना। उसके लिए क्या किया जाएगा? 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाएगा। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय विधि से कोई परिवर्तन हो रहा है या कोई देश की कोई क्षेत्र जो बाहर में है वो भारत में शामिल हो रहा है या भारत का क्षेत्र बाहर जा रहा है तो उसके संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है, अगर अंतरराष्ट्रीय विधि है तो। ठीक है। तो ये चीज हमने कल देखी थी। आज हमको इसी में आगे देखना है देशी रियासतों का विलीनीकरण। अब भाई हमको पता चल गया 1 2 3 4 क्या है, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा में आते हैं, कॉम्बो के में आते हैं आपके इसी चैप्टर में कि भाई कैसे देशी रियासतों का विलय हुआ, है ना। जो रियासतें थी भारत में उनका विलय कैसे हुआ हमको पता है। 562 कई जगह 565 जैसी रियासतें, उसमें से भारत में की जो अभी सीमा है उसमें पड़ने वाली 552 रियासतें, उनका विलय कैसे हुआ भारत में, क्या दिक्कतें आई, कब किया गया, इनमें से प्रमुख प्रश्न क्या बनते हैं ये देखेंगे। पार्ट ABCD स्टेट क्या है? ठीक है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो 11 प्रांत परिभाषित किए गए थे वो 11 प्रांत क्या है, किस पार्ट के अंतर्गत आते हैं। ABCD जो अलग अलग पार्ट है उनमें कौन कौन से चीजें, देशी रियासतें किसमें पड़ती हैं, छोटी देशी रियासतें किसमें पड़ती हैं, कमिश्नर प्रांत किसमें पड़ते हैं, इन सब चीजों पर हम आगे आज चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे राज्यों के निर्माण और क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है। तो इन चीजों को हम आज यहाँ पर देखेंगे। चलिए तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखो हेडिंग रहेगा आपका देशी रियासतों का विलय। देशी रियासतों का विलय। ठीक है। तो भारत में देशी रियासतों का विलय कैसे हो भारत संघ में, ये आज का टॉपिक है। तो हमको पता है, देखो भारत का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत यहां पर 2 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। ठीक है। क्या? भारत का जो क्षेत्र है या भारतीय जो राज्य क्षेत्र है, भारतीय संघ जो था, है ना, उसके अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र हुआ करते थे। अब कौन कौन से क्षेत्र हुआ करते थे? तो इसमें देखो, एक तो थे ब्रिटिशर्स द्वारा, है ना, डायरेक्ट रूल, है ना, जहां प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, और जो थी वो थी देशी रियासतें। देशी रियासतें। अब देखो ब्रिटिशर्स द्वारा जो डायरेक्ट रूल जो क्षेत्र था, ठीक है,
उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है आपका कमिश्नर एरिया, कमिश्नर प्रांत, ठीक है, और दूसरे थे सॉरी चीफ कमिश्नर एरिया, और दूसरा जो था वो था आपका प्रांत, ठीक है, ब्रिटिशर्स प्रांत। चीफ कमिश्नर एरिया 4 थे आपके, और प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11 थी। यह प्रांत जो है 1935 भारत शासन अधिनियम, है ना, भारत शासन अधिनियम के द्वारा डिस्क्राइब थी, है ना, ठीक है। और इसके अलावा देसी रियासतें जो थी 560, कई जगह 2 मिलता है, कई जगह 565 मिलता है। इसमें से जो भारत में पड़ा वो था 552 देसी रियासतें, है ना। कितनी भारत में कितनी पड़ी? 552 देसी रियासतें। इन 552 देसी रियासतों में जो 549 थी, इन्होंने भारत की स्वतंत्रता तक, है ना, विलय कर दिया था। अब इनमें जो 3 रियासतें थी, इन्होंने ही क्या किया था? संकट में डाला हुआ था। ये जो 3 रियासतें थी, 3 रियासतें जो बच रही थी, जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था या उन्होंने जवाब नहीं दिया था, इन पर ही क्या थी? ऊहापोह की स्थिति थी। ठीक है, क्लियर है? आपको यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अब एक मैप से हम लोग इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से एरियाज जो आपके थे। ठीक है, अच्छा, जब देश आजाद हुआ तो देश को आजाद करने की बात जब आई तो देसी रियासतों के सामने एक चीज थी कि भाई या तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं, या तो भारत में शामिल हो जाए, भारत में शामिल हो जाए, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या तो आप क्या कर रह सकते हैं? स्वतंत्र रह सकते हैं। संघ में शामिल होने की छूट, या तो भारत संघ, या तो पाकिस्तान संघ, या तो आप क्या रह सकते हैं? स्वतंत्र रह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ रियासतों को यह बात भी बोली गई थी कि आप अगर किसी संघ के बीच में स्थित हैं तो आप स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर सकते, है ना, आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा अच्छा यह होगा कि अनऑफिशियली कहा गया था कि भाई या तो अगर आप ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा आप संघ में शामिल हो जाए। उस समय प्रिवी पर्स वगैरह का प्रलोभन भारत सरकार के द्वारा रियासतों को दिया गया था। ठीक है, उनको सुविधाएं देने की बात उस समय की गई थी रियासतों को। ठीक है, और उनका प्रतिनिधित्व देने की भी बात की गई थी। तो देखो अब ये क्या बोलते हैं, आपके चीफ कमिश्नर एरियाज थे, वो थी 4। कौन कौन सी चीफ कमिश्नर एरिया थे? तो पहला था दिल्ली, ठीक है, दूसरा है अजमेर और मराठवाड़ा, सॉरी मारवाड़, ठीक है, पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर, मारवाड़, और तीसरा है कुर्ग, और चौथा जो था, है ना, ये भारत में जाएंगी। ये चौथी जो थी ये उस समय पाकिस्तान में चली गई, वो है बलूचिस्तान। ये रहने को स्वतंत्र क्षेत्र था लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ये 4 आपकी क्या है यहाँ पर? चीफ कमिश्नर एरिया है। ठीक है, और प्रांत कितने थे? तो प्रांत 11 थे। इनको क ख ग श्रेणी में विभाजित किया गया था, 3 श्रेणी में। क श्रेणी में जहां पर, है ना, संयुक्त प्रांत हुआ करता था, संयुक्त प्रांत, ठीक है, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, है ना, क्या क्या? संयुक्त प्रांत, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस या आपका मध्य प्रांत, उड़ीसा, ठीक है, क्या क्या? संयुक्त प्रांत, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, है ना, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। इसके अलावा बंबई और मद्रास, बंबई और मद्रास, ठीक है।
ये क्या थे आपके प्रांत। अब एक छोटा सा मैप ड्रॉ करते हैं। अब मैप ड्रॉ करके अगर आपको समझ में आ जाए तो कोशिश करते हैं इस मैप के थ्रू देखने की चीजों को। चलिए ठीक है, तो ये आपका दिल्ली हुआ। ठीक है, दिल्ली, ठीक है, कुर्ग कर्नाटक में है ना। इसके अलावा अजमेर और मारवाड़, ठीक है, और आपका बलूचिस्तान। ये आपके 4 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, आपके चीफ कमिश्नरी है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, प्रांतों की, तो 11 प्रांत मैंने बताए थे। ठीक है, तो 11 प्रांत में ये क श्रेणी में कितने हैं आपके, 6 प्रांत हो गए। उसके अलावा ख श्रेणी में पंजाब, सिंध, है ना, सिंध, कौन कौन सा, पंजाब, सिंध और पश्चिम उत्तर प्रांत, पश्चिम उत्तर प्रांत। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिसको बोलते हैं, है ना। और इसके अलावा 10 श्रेणी में थे असम और बंगाल। ये तो 11 प्रांत थे। 11 प्रांतों को अगर हम मैप के थ्रू देखना चाहें तो ये आप स्टार्ट करते हैं अपन, ये संयुक्त प्रांत। आज जहां पर आपका यूपी है वो संयुक्त प्रांत को करता था। ये है मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, ये मध्य प्रांत है। ठीक है, मध्य प्रांत, मध्य भारत, ठीक है, विंध्य प्रदेश, है ना, महाकौशल, ठीक है, दक्षिण कौशल, ये सब मिलके आपका मध्य प्रदेश बनता था उस समय। इसके अलावा बरार का क्षेत्र, सीबी प्रोविंस एंड बरार, ये आपका बिहार, झारखंड और किसको मिलाकर, बिहार को मिलाकर ये आपका उड़ीसा, है ना। ठीक है, इसके अलावा ये असम का क्षेत्र, ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र, ठीक है, ये यहाँ पर है पंजाब, ऐसे ही बगल में है सिंध। ठीक है, ये आपका सिंध, ये वाला बॉर्डर है ना, ये सिंध, पंजाब है, सिंध है। इसके अलावा ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, है ना। और इसके अलावा फिर नीचे चलते हैं तो ये आपका ये उड़ीसा हो गया, ये यहाँ पर बंबई और ये यहाँ पर मद्रास। ठीक है, तो ये इतने क्षेत्र यानी 11 प्रांत थे उस समय। 11 क्षेत्रों को प्रांत का दर्जा प्राप्त था। देशी रियासतें मुख्यतः कितनी थी, 552 जो भारत में शामिल हुई। इनमें 3 बड़ी रियासतें थी और ये 3 बड़ी रियासतें क्षेत्रफल के आधार पर यही 3 बड़ी रियासतें। पहला जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी आपकी जूनागढ़। जूनागढ़ तो थोड़ा छोटा ही था। जम्मू एंड कश्मीर और आपका हैदराबाद। ठीक है, ये आपकी 3 रियासतें हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या है, 3 रियासतें। क्लियर हुआ, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अपन। ठीक, तो 552 देशी रियासतों में 549 देशी रियासतें वो स्वतंत्रता के समय भारत में उन्होंने अपनी स्वेच्छा से विलय कर दिया। कुछ रियासतें थी जिन्होंने थोड़ी नौटंकी की, लेकिन उन्होंने अंतः विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। जैसे भोपाल है, वो वहां पर शासक जो वहां का नवाब था वो थोड़ा सा उनका मन था कि पाकिस्तान में रह जाए। ठीक है, त्रावणकोर के शासक जो थे वो थोड़ा सा अलग सोच रहे थे, लेकिन अंततः 549 जाकर विलय हो जाते। 3 ही जो है वो क्या करते हैं, विस्मय की स्थिति बना के रखते हैं। जूनागढ़ जो है वो चूंकि कहां पर पड़ता है, यहाँ पर, है ना, गुजरात के
दक्षिण में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। जम्मू कश्मीर के राजा, उनके पास खुद की सैनिक थी, है ना, हरि सिंह, इसलिए वो थोड़ा अलग दम भर रहे थे कि हम अलग रहेंगे। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी, सबसे प्रभावशाली, सबसे संपन्न रियासत थी, इसके पास तो स्थिति यह भी थी कि हैदराबाद के पास उसके पास कोस्ट भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी कंडीशंस ठीक नहीं थी, तो ये अलग रहना चाह रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं और अपनी कूटनीति के माध्यम से इन तीनों को भारत में शामिल करते हैं। चलिए अब इसी पर हम आगे, इन्हीं रियासतों पर हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि चीफ कमिश्नर एरियाज कौन कौन से थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। 4 चीफ कमिश्नर एरियाज थे ब्रिटिश भारत में, है ना, और इसके अलावा 11 प्रांत थे जहां पर द्वैध शासन चला करता था। क्या हुआ करता था? द्वैध शासन, ठीक है। उसके बाद हम देसी रियासतों की संख्या हम जानते हैं 500 से ज्यादा, 550 से ज्यादा देसी रियासतें थी। 552 देसी रियासतें भारत में विलय के तैयार, 552 में से 549 विलय के लिए तैयार होती है और 3 रह जाती हैं और 3 का विलय हम बाद में करते हैं। इसी को हम आगे देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि 3 देसी रियासतें जो भारत संघ में विलय नहीं करती हैं भारत के स्वतंत्रता के समय, ठीक है। कौन कौन सी है? सबसे पहले है जूनागढ़, ठीक है, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर और तीसरा है हैदराबाद, ठीक है। बहुत अच्छे से इनकी कहानियों को समझेंगे। तो देखो जूनागढ़ का जो राजा है वो है नवाब महाबत खान, ठीक है, खान जी, महाबत खान जी, नवाब महाबत खान जी जूनागढ़ का शासक है, ठीक है। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है ना, वो कौन रहता है? आपका सर शाह नवाज भुट्टो। कौन? सर शाह नवाज भुट्टो। यह वही भुट्टो है ना, जिसका संबंध पाकिस्तान से रहेगा, इनके एंसेस्टर्स का आगे चलिए। कौन कौन से? जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, मरियम नवाज भुट्टो, ठीक है, जिनके पति जरदारी हैं, है ना। तो जूनागढ़ के ये शासक हैं। अब देखो तीनों के कंडीशंस अलग अलग हैं, तीनों कंडीशंस को हम एक्सप्लोर करते हुए चीजों पढ़ते। जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह का शासन था, डोंगर शासक थे राजा हरि सिंह, इनका शासन था। हैदराबाद में शासन था आपके किसका? मीर उस्मान अली का। ये भी क्या थे? निजाम थे, मीर उस्मान अली, मीर उस्मान अली, ठीक है, मीर उस्मान अली खान। इनको आसफ, है ना, इनको और क्या कहा जाता है? आसफ जहां अष्टम भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, आसफ जहां 8, ठीक है। और हैदराबाद का जो प्रधानमंत्री था, है ना, ये पीएम जो था, वहां के सैनिकों का प्रमुख जो था, या एक तरह से कह सकते हैं कि गृह मंत्री समझ लो, जो देख रहा है विदेशी मामलों और सैनिक मामलों को, तो था मीर लईक अली। कौन था? मीर लईक अली, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। जूनागढ़ का शासक जो है ना, शासक जो है वो है मुस्लिम, और यहां यानी राजा जो है वो मुस्लिम है और प्रजा जो है वो क्या है? हिंदू है। जम्मू कश्मीर की कंडीशन क्या थी कि यहाँ का राजा जो था वो हिंदू था और प्रजा अधिकतर मुस्लिम थी। हैदराबाद में शासक या राजा मुस्लिम था और प्रजा भूतायत हिंदू थी, ठीक है। तीनों की कंडीशन आपने समझा। अब
देखो जूनागढ़ जो है वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था और इसके लिए वो दम भरता था कि हम पाकिस्तान के थ्रू जल मार्ग से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये दम भरता था। और उसने अनाउंसमेंट भी कर दी कि हम क्या रहेंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे। अब इस फैसले से चूंकि जनता का मन तो भारत में जाने के पक्ष में था, तो वहां पर दो रियासतें थी, दो उनके जागीर थे, जूनागढ़ की दो जागीरें, उन्होंने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया तो वहां पर जूनागढ़ के शासक ने सेना भेजकर या प्रधानमंत्री ने वहां पर सेना भेजकर क्या कर दिया, विद्रोह का दमन करने की कोशिश की। जब ऐसा किया, ठीक है, तो क्या हुआ, फिर भारतीय सेना वहां पर गई, है ना, कहां पर, आपकी इन दो जागीरों पर, उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। डायरेक्ट कार्रवाई करने के मन में थे जूनागढ़ पर प्रधानमंत्री, लेकिन आपके जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्हें सलाह दिया कि अगर भाई जूनागढ़ में हम डायरेक्ट एक्शन कर देते हैं तो फिर जम्मू कश्मीर में भी यही कौन कर सकता है, पाकिस्तान कर सकता है। वहां पर अगर मुस्लिमों ने विद्रोह कर दिया, है ना, यहाँ पर तो हिंदुओं ने विद्रोह किया, मुस्लिमों ने विद्रोह कर दिया, तो जम्मू कश्मीर आपके हाथ से चला जाएगा, तो डायरेक्ट एक्शन नहीं करेंगे आप, ठीक है। अब कई बार वीके मेनन साहब, है ना, जाते हैं, जो रियासती मामलों के क्या थे, सचिव थे एक तरीके से, ठीक है। रियासती मामलों के सचिव वीके मेनन बार बार जाते हैं, सर शाहनवाज भुट्टो से मिलते हैं और वो नवाब से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार मना कर देता है मिलने से, ठीक है, पेट दर्द है, कभी ये है वो है, कहकर ये मना कर देते हैं। जब लास्ट टाइम जाते हैं तो उनको दम भर के आते हैं कि भैया प्रेम से, है ना, शामिल हो जाओ, नहीं भी तो जूनागढ़ खत्म हो जाएगा, जब ये हमला हो जाता है, ठीक है। फिर सूचना मिलती है उस नवाब को कि भारत क्या कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है जूनागढ़ के ऊपर, ठीक है, ठीक है। नवाब चूंकि कुत्तों का बहुत बड़ा प्रेमी था, कुत्तों सोना चांदी को लेकर वो हवाई जहाज से कहां भाग जाता है, पाकिस्तान भाग जाता है, अपनी बच्चों और पत्नी को छोड़कर, ठीक है। कौन, आपका नवाब। रह जाता है शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो पहले तो कहता है कि हाँ आप आ जाइए, चढ़ाई कर दीजिए, जूनागढ़ को जीत लीजिए। फिर उसका मन परिवर्तन होता है, बोलता है कि ठीक है आप चढ़ाई मत करिए, है ना, जब जनता ने विद्रोह किया है, भारत संघ वहां पर एंटर नहीं कर रहा है, जनता विद्रोह कर रही है, जनता कब्जाने पर जा रही है, किसको, जूनागढ़ को, ठीक है। लेकिन फिर वो प्रतिनिधियों से मिलते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है हम जनमत संग्रह करा लेते हैं, हम भारत में मिलने को तैयार हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 को, सॉरी आपका 9 नवंबर 1947, 9 नवंबर 1947 को जो जूनागढ़ है वो विलय पर, भारत से विलय की घोषणा करता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद वहां पर एक जनमत संग्रह कराया जाता है ताकि लगे कि जूनागढ़ ने स्वयं क्या किया है, भारत में विलय के लिए आह्वान किया है, ठीक है। और 26 फरवरी 26 फेब 1948 को जनमत संग्रह के बाद, है ना, सॉरी 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ जो है जनमत संग्रह के बाद भारत का हिस्सा बन जाता है। करीब मात्र 91 लोगों ने ही भारत के पक्ष में वोट दिया था, बाकी लोग 4 लाख जनता भारत के साथ थी, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर का कंडीशन हमने देखा कि वहां पर राजा जो है हिंदू है और जनता मुस्लिम है। यहाँ क्या होता है, इनकर्जन हो जाता है ना, इनकर्जन्स यानी हमला हो जाता है। किसका हमला हो जाता है, पाकिस्तानी सेना कबीलियाई लोगों को, जो खैबर पख्तून प्रांत में वहां के कबीलियाई लोग हैं, उनको सामने करते हुए पीछे हमला कर देती है जम्मू कश्मीर के ऊपर। राजा हरि सिंह भारत में जाने के पक्ष में नहीं थे, उनके पास खुद की सेना थी और
वो एक स्विट्जरलैंड की तरह देश विकसित करना चाहते थे। ठीक है, फिर जब हमला होता है, चीजें हाथ से बाहर जाते रहती हैं, श्रीनगर जाने को होता है, तो वो क्या भेजते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र भेजते हैं कि भारत क्या करे, हमारी रक्षा करे। लेकिन होता क्या है, माउंटबेटन उनसे कहते हैं कि भाई भारत क्या है, तब तक हम आपके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक क्या भारत में शामिल ना हो जाए। ठीक है, बाहरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हम। आनन फानन में फिर विलय पत्र पर जम्मू कश्मीर हस्ताक्षर करता है। कब? 26 अक्टूबर को। और 26 अक्टूबर है ना 1947 को, ठीक है, कौन, जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो विलय पत्र पर 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर हुए। तो अगर कहा जाए टेक्निकली, तो जम्मू कश्मीर ने पहले भारत में विलय पत्र पर शामिल होकर, विलय पत्र में हस्ताक्षर कर भारत में शामिल होने पर क्या किया था, अपना मत प्रकट किया था। बाद में नवंबर 1947 में जूनागढ़ होता ही है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अच्छा, आपको मैं बात बताऊं कि भाई 26 अक्टूबर 1947 को आजाद तो हो गया, भारत में शामिल तो हो गया। हरि सिंह जो है ये आपके भारत में विलय को राजी तो हो गए, लेकिन वहां पर जो जब वहां की जो संविधान सभा है ना, स्पेशल दर्जा दिएगा अनुच्छेद 370 के तहत। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया। ठीक है, तो 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया। बाद में इसको 5 अगस्त 2019 को समाप्त भी कर दिया राष्ट्रपति ने। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो चुका है। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर जरूर हुए, लेकिन इसका अनुमोदन जो है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, यह अनुमोदन जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने 1954 में किया था। कितना सोचो, 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर, लेकिन कब जाके 1954 में जाके इसका अनुमोदन किया गया जम्मू कश्मीर की विधानसभा के द्वारा। ठीक है, ठीक है, यहां तक चीजें समझ में। जम्मू कश्मीर अंदर, आपका जूनागढ़ अंदर। हैदराबाद में शासक मुस्लिम था, जनता हिंदू थी। मीर उस्मान अली खां या आसफ जहां एक्ट का शासन था। मीर लईक प्रधानमंत्री था। अब हैदराबाद में क्या हुआ, हैदराबाद में 1 साल के लिए समय दिया गया था कि भाई आप क्या कर ले, चीजों को मैनेज कर ले। हैदराबाद जैसे रहना चाहता है ना, अपना लोकतंत्र की स्थापना कर ले वहां पर। हैदराबाद ऐसा करने में असफल हुआ, जनता ने विद्रोह कर दिया और वहां पर जो कट्टरपंथी थे, मुस्लिम कट्टरपंथी है ना, और इसके अलावा प्रधानमंत्री और सेना, इन्होंने मुस्लिम जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने हिंदू जनता के विरुद्ध मारकाट आरंभ कर दिया। बहुत समय तक ये चलता रहा और लोग भाग कर भाताना चालू हुए। जब इस तरह की चीजें हुई तो उसके बाद जब भारतीय मामलों में हस्तक्षेप स्टार्ट हुआ, तब जाकर यहाँ पर प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। और यहाँ पर चलाया गया ऑपरेशन पोलो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा विजय अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत है ना, भारतीय सेना या इसको पुलिस कार्यवाही कहा जाता है ना, ये प्रत्यक्ष कार्यवाही या पुलिस कार्यवाही भी कहा जाता है। पुलिस कार्यवाही करके है ना, हैदराबाद में सेना घुसी। 4 दिन लड़ाई हुई है ना। 13 सितंबर को सेना घुसी थी, 13 सितंबर 1948 को, और 17 सितंबर 1948 को है ना इस प्रधानमंत्री को झुकने पर मजबूर कर दिया गया। और इन्होंने फिर क्या किए? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पर साइन किए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखिएगा। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का विलय होता है। उस 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का विलय पहले हुआ, फिर उसके बाद किसका, जूनागढ़, फिर देन हैदराबाद 1948 में क्या होता है, भारत में शामिल होता है। ठीक है, जहां पर पेच अटका हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बात करें तो जैसे आपको एक चीज और बता देता हूँ कि करीब जो रियासतें थी, 552 रियासतें, उसमें 48% भारतीय क्षेत्र और करीब 28% जनसंख्या शामिल थी। ठीक है, त्रावणकोर का शासक नौटंकी करता है, वहां सीपी ऐबर दीवान होते हैं। ठीक है, जोधपुर भी आनाकानी करते रहता है, वहां धनवंत सिंह क्या थे, राजा होते थे। बाद में हनुमंत सिंह जो है वो साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पर। भोपाल में जो राजा होते हैं मुस्लिम नवाब होते हैं हमीदुल्ला खान, वो वहां पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, लेकिन बाद में वो शामिल हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये था कहानी किसका, आपके विलय का। अब इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं राज्यों के गठन पर। ठीक है, जहां पर आपको हम बताएंगे कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो राज्य थे, है ना, उनको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट में बांटा गया, और उसमें हम देखेंगे कौन कौन से क्षेत्र थे वो उन पार्ट में शामिल थे। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब है राज्यों का गठन। नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या, राज्यों का गठन। ठीक है, राज्यों का गठन कैसे होता है। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ, भारतीय संविधान बना, तो 26 जनवरी 1950 को, है ना, क्या 26 जनवरी 1950 को पहली अनुसूची, है ना, के राज्य जो थे, पहली अनुसूची के जो राज्य थे, उनको 4 भाग में बांटा गया, 4 पार्ट में बांटा गया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। ठीक है, इन 4 पार्ट में बांटा गया। पार्ट ए के अंतर्गत किनको रखा गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, 1935 के तहत, जिन्हें प्रांत कहा जाता था, कितने थे, 11, इनको रखा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको मैंने बताया था कि प्रांत कौन कौन से हैं, तो आप देखना चालू करें प्रांत कौन कौन से हैं। ये आपका पंजाब है, ठीक है, ऊपर से बनाते चलो, पंजाब, फिर संयुक्त प्रांत, ठीक है, जिसको आज उत्तर प्रदेश, फिर है आपका मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, फिर है बिहार आपका, फिर है असम, फिर बंगाल, ठीक है, उसके बाद क्या है, उड़ीसा है, ठीक है, बंबई है, ठीक है, और आपका मद्रास है। ठीक, ठीक है जी। ये 2 छूट गए थे हमारे, कौन कौन सा, सिंध और आपका पश्चिम उत्तर प्रांत। तो अब 9 बचा, 9 बचा था, तो 9 थे उस समय तक। अब पार्टी के अंतर्गत कितने, 9, यानी इस 11 में से कितने आए, 9 आए। ठीक है, एक आपका होता क्या है, किस मद्रास, आपका सेंट्रल प्रोविंस जो है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार से निकालकर आंध्र प्रदेश बनता है 10वां स्टेट पार्टी के अंतर्गत, है ना। ठीक है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य। पार्ट बी के तहत जो बड़ी देशी रियासतें थी, मैं आपको बताते जा रहा हूं, याद भी रहेगा आपको। ठीक है, बहुत सरल तरीके से देख रहे हैं।
पार्ट ए में क्या है, आपकी प्रांत जो थे, ब्रिटिश प्रांत थे वो शामिल थे। पार्ट बी के अंतर्गत किनको रखा गया, बड़ी देशी रियासतें जो थी, है ना। अब बड़ी देशी रियासतें कौन थी, सबसे पहला तो भैया वो हैदराबाद तो ही है, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, क्या, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य भारत। अब बोलोगे तुम सर ये मध्य भारत कहाँ है, फिर है विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान, ठीक है, क्या, राजस्थान, सौराष्ट्र, ठीक, और त्रावणकोर और कोचीन, त्रावणकोर और कोचीन। आठवां है पेप्सू, PEPSU, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब संघ यूनियन बोलते हैं इसको, पटियाला एवं पूरी पंजाब की रियासतों का संघ, ठीक है, 8, ठीक है। और एक हमारा लास्ट छूट रहा है मैसूर, मैसूर, ठीक है। इस तरह से कितनी हो गई, 9। तो मेजर याद रखिएगा, हैदराबाद है ना, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, त्रावणकोर। बात करें मध्य भारत और मध्य प्रदेश की, तो देखो मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान का जो भाग है, बीच का भाग है, ये मध्य भारत कहलाता था, और यह जो उत्तर पूर्वी हिस्सा था वो कहलाता था विंध्य प्रदेश, ठीक है। विंध्याचल के जो पर्वताली क्षेत्र हैं उनको विंध्य प्रदेश कहा जाता था। तो वो पार्ट बी के अंतर्गत रखी गई थी, ठीक है, क्लियर है। अब पार्ट सी के अंतर्गत कौन सी थी, तो पार्ट सी के अंतर्गत मैंने बताया है कि जो 4 चीफ कमिश्नर एरिया थे, जो आयुक्त वाले क्षेत्र थे, कितने थे, 4 थे। इसके अलावा छोटी देशी रियासतें, ठीक है, छोटी देशी रियासतों को किसके अंतर्गत रखा गया था, पार्ट सी के अंतर्गत रखा गया था। जैसे अब यहां पर मैंने बताया था कि 4 में से 3 ही भारत में रह जाएंगे, जो चीफ कमिश्नर एरिया है, आयुक्त वाले क्षेत्र हैं। कौन कौन से रह जाएंगे, तो दिल्ली रह जाएगा, ठीक है, दिल्ली रह जाएगा, अजमेर रह जाएगा, कुर्ग रह जाएगा, ठीक है, ये 3 रह जाएंगे। अब छोटे छोटे जो देशी रियासतें हैं, जैसे भोपाल है ना, बिलासपुर है, ठीक है, हिमाचल है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पार्ट सी के अंतर्गत आ जाएंगे। और अन्य नामों में आप देख सकते हैं कच्छ है, कूच बिहार है, कच्छ है, कूच बिहार कहाँ है, वेस्ट बंगाल का इलाका है, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, ये क्या है आपके पार्ट सी के अंतर्गत। पार्ट डी के अंतर्गत जो अर्जित क्षेत्र थे, विदेशी राज्यों से अर्जित क्षेत्र, इनको रखा गया था। तो यह अंतरराष्ट्रीय विधि के द्वारा जो अर्जित क्षेत्र है उनको रखा गया था। तो अर्जित क्षेत्रों को किस में रखा गया था, आपके पार्ट डी में रखा गया था। इसमें उस समय जो नाम था वो था अंडमान और निकोबार द्वीप, ठीक, जो अंतरराष्ट्रीय विधि के द्वारा हमको मिला था, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया पार्ट ए, बी, सी और डी स्टेट। पार्ट ए के अंतर्गत क्या, जो 11 प्रांत थे जिनमें से 9 भारत में आए वो शामिल थे, ठीक है। इनमें से प्रमुख कौन कौन सा है आपका, तो पंजाब है, ठीक है, बंबई है, सेंट्रल प्रोविंस है, संयुक्त प्रांत है, मद्रास है ना, बिहार है, असम बंगाल को एक कर लो, है ना, और आंध्र बाद में बनता है सेंट्रल प्रोविंस से, और मद्रास कुछ इलाकों में, ठीक है। इसके बाद देशी रियासतों, बड़ी देशी रियासतें पार्ट बी के अंतर्गत थी। इसमें से हैदराबाद, जम्मू कश्मीर का नाम आप याद रख ही सकते हैं। इसके अलावा त्रावणकोर, पटियाला और पंजाब, पूर्वी पंजाब संघ, राजस्थान, मैसूर, ठीक है, और गुजरात का नीचे वाला इलाका ये सौराष्ट्र कहलाता है, ये, ठीक है। पार्ट सी के अंतर्गत 3 आयुक्त क्षेत्र
और छोटी देसी रियासतें। दिल्ली अजमेर प्रमुख है, इसके अलावा भोपाल प्रमुख है, इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मणिपुर त्रिपुरा ये सी में थे। और डी में थे अर्जित क्षेत्र, विदेशी अर्जित क्षेत्र है ना, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये हो गया राज्यों का गठन आपका। ठीक है, क्लियर। ये होगा भैया हमारे देशी रियासतों का विलय। और क्या राज्यों का गठन कब? 26 नवंबर 1950 को, जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ। ठीक है, इस तरह से अगर हम टोटल करें है ना, तो 26 जनवरी 1950 को कुल है ना, अगर हम राज्यों की संख्या देखें, कब? 26 जनवरी 1950 को हम अगर राज्यों की संख्या देखें तो वह थी 29, है ना। कितनी थी? 29 राज्य थे भारत में। कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया भैया, ठीक है यहां तक। अब इसके बाद होता क्या है कि अच्छा एक चीज मैं और बता देता हूं, देशी रियासतों है ना का विलय बहुत कठिन कार्य था। सरदार पटेल को काम दिया गया था। 22 जून 1947 को रियासती मंत्रालय बनाया गया था। 1947 को रियासती मंत्रालय बनाया गया था। उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, या उसके मंत्रालय प्रमुख थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हम देखते हैं, ये तो 29 राज्य बाद 1953 में जब इसका गठन हो जाता है, आंध्र प्रदेश का, है ना, मजबूरन बनाना पड़ता है हमको, तो आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट वो है राज्यों का पुनर्गठन, कि भाई ठीक है उस समय तो हम आपाधापी में हमने बना दिया राज्यों को, लेकिन राज्यों का पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा? ठीक है, कि ठीक है जैसे तैसे हमने बना दिया, बहुत सारे राज्यों की मांग चल रही, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बहुत सारे राज्यों की मांग चल रही है भारत में, लेकिन उसका गठन कैसे होगा? ठीक है, पुनर्गठन कैसे होगा? तो इसके लिए 3 कमिटियां अलग अलग समय में बनाएंगे, है ना। कितनी कमिटीज बनेगी? 3 अलग अलग कमिटीज बनेंगी अलग अलग समय में। ठीक है, सबसे पहली कमिटी बनती है 1948 में। 1948 में कौन सी समिति बनती है? जस्टिस S.K. धर आयोग। कौन बनता है? जस्टिस S.K. धर आयोग, है ना। S.K. धर आयोग बनता है आपका जून में, है ना, जून में बनती है, और दिसंबर 1948 में रिपोर्ट देती है। ठीक है, S.K. धर आयोग। ठीक, अब राज्यों का पुनर्गठन क्या भाषाई आधार पर होना चाहिए, इस मामले के लिए बनी रहती है। ये मना कर देती है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ये कहता कौन? S.K. धर आयोग। अब इससे विवाद होता है, तो 1948 में ही दिसंबर में JVP समिति बनती है। कब बनती है? दिसंबर 1948 में बनती है। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। कौन कौन से? जवाहरलाल नेहरू जे से, बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। इन 3 लोगों की कमिटी बनती है। कब? दिसंबर 1948 में। और अप्रैल 1949 में 1949 में रिपोर्ट देते हैं। ये भी भाषा के आधार पर क्या राज्यों के निर्माण को गलत ठहराते हैं। ठीक है, ठीक, भाषा के आधार पर, केवल और केवल भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ये कहते हैं। लेकिन ये कहते भी हैं, नकारते भी नहीं है कि भाई लोक भावना अगर है ना, अगर लग रहा है वहां, तो वहां पर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, ये ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन हो, पुनर्गठन हो, ये नहीं कहते। ये ध्यान रखिएगा, ये शब्दों को ध्यान रखिएगा कि केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, इस बात से इनकार कर देते हैं दोनों समितियां, S.K. धर आयोग, JVP समिति, और आगे भी समिति बनेगी वो भी।
ठीक है, जेपी समिति से स्टार्ट होता है कि भाई ठीक है, अगर लोक भावना है तो क्या बना दिया जाए, राज्यों को बना दिया जाए। ठीक है, जेपी समिति कहती है। ठीक है, और जब नकारा जाता है तो इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप 1952 में, है ना, तेलुगु भाषी राज्य बनाने के लिए, है ना, तेलुगु भाषी राज्य बनाने के लिए पोट्टी श्रीरामल्लू, है ना, क्या, पोट्टी श्रीरामल्लू, ये क्या करते हैं, अनशन बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पर, आमरण अनशन पर यह बैठ जाते हैं, है ना, 50 दिन से ज्यादा, करीब 56 दिन तक ये आमरण अनशन करते हैं। कौन, पोट्टी श्रीरामुलु, है ना, तेलुगु भाषी राज्य की मांग को लेकर। और इसके बाद क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु जो हो जाती है, ठीक है, तो मृत्यु हो जाने पर वहां पर दंगे भड़क जाते हैं, है ना, मृत्यु जाती है और क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, वहां पर दंगे भड़क जाते हैं। और सरकार को फिर 1 अक्टूबर 1956 को, 1 अक्टूबर 1956 को भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य का गठन करना पड़ता है ना, कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आपको। 1948 में एसके-धर आयोग, 1948 दिसंबर में जेपी समिति, अप्रैल 1949 में इनकी रिपोर्ट। प्रतिक्रिया समूह, पोट्टी श्रीरामुलु अनशन पर बैठते हैं, ठीक है, और 1 अक्टूबर 1956 को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला राज्य बनता है। ठीक, तो स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य जो था वो था आंध्र प्रदेश। अब देखो 22 दिसंबर 1953, ठीक है, कब, 22 दिसंबर 1953, क्लियर। तो 22 दिसंबर 1953 को एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित होता है, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग। अच्छा, इस समिति में कोई अध्यक्ष नहीं होते, याद रखिए, जेपी समिति को अध्यक्ष नहीं होता है। राज्य पुनर्गठन समिति बनती है या आयोग बनता है, इसके अध्यक्ष होते हैं फजल अली, कई जगह आपको फैजल अली मिलेगा, तो फजल अली इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, और के एम मुंशी, ठीक है, क्या, के एम मुंशी और हृदयनाथ कुंजरू, है ना, एच एन कुंजरू इसके सदस्य होते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ, 22 दिसंबर 1953 को। कब गठित हुआ जी, 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग गठित होता है, ठीक है, किसके लिए, क्या, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, इसके लिए। अब ये समिति भी क्या कर देती है, भाषा के आधार पर, केवल भाषा या संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, इसको नकार देती है। हाँ, लेकिन वो कहती है कि जहां जरूरत हो वहां पर बनाना चाहिए, लेकिन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली है देश की अखंडता, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा, तीसरा है अंतरराष्ट्रीय सीमा, चौथा है उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति, ठीक है, और पंचवर्षीय योजना की सफलता। इन पॉइंट्स के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। कौन कहता है, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। कब रिपोर्ट देते हैं, तो 1956 में ये रिपोर्ट देते हैं, 1956 में इसकी रिपोर्ट आती है, ठीक है। और ये सिफारिश करती है राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी, 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाने का, 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज बनाने की सिफारिश कर दी। कौन, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, क्लियर। तो सितंबर 1956 में रिपोर्ट दिया इन्होंने,
दिसंबर 1953 में, लगभग 3 साल के बाद रिपोर्ट दिया। इसकी रिपोर्ट को लागू करने के लिए, है ना, क्या आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है। क्या आता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाने की बात होती है। ठीक है, कितने राज्य, 14 राज्य और 6 यूटीज। ठीक है, और जो ABCD था, ABCD था, इसको खत्म कर दिया गया इस पुनर्गठन अधिनियम से। और वो सिफारिश किसने की थी, राज्य पुनर्गठन आयोग ने की थी। ठीक है, तो जो पार्ट ABCD हमने पढ़ा ना पहली अनुसूची के राज्य, वो खत्म कर दिएगा पहली अनुसूची से। अब 14 राज्य और 6 यूटीज होंगे। ठीक है, अब 14 राज्य कौन कौन से हैं, तो ऊपर से देखते जाते हैं, यहां पर यहीं पर ही देख लो 14 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले भैया है जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, पहला राज्य। दूसरा राज्य है यहां पर पंजाब आपका। ठीक है, क्लियर। तीसरा है राजस्थान। ठीक है, हो गया क्या, तीसरा है यहां पर राजस्थान। राजस्थान के बाद चौथा है बंबई, ये है बंबई। ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर क्या बनता है, बंबई बनता है। ठीक है, हो गया। फिर ये आपका जो कर्नाटक वाला हिस्सा है, ये मैसूर है। ठीक है, मैसूर। फिर है केरल। ठीक, केरल के बाद है ये आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, और ये मद्रास से यहां पर तमिलनाडु, ये आंध्र है। ठीक है, ये आंध्र, ये है आपका मद्रास। ठीक, हो गया जी। इसके बाद ये आपका मध्य प्रदेश। ठीक, ये है आपका मध्य प्रदेश, MP। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद ये है उड़ीसा। ठीक है, ये आपका बिहार है, ये बिहार। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल। ठीक है, ठीक, तो आंध्र, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। इसके बाद आपका कौन है, ये असम है। ठीक है, क्लियर, असम। अब इसमें हम देखने वाले हैं यूटीज कौन कौन से, है ना। तो यूटीज कौन कौन सी होंगी, तो 6 यूटीज होंगी। अब राज्य देख लिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 राज्य हमने देख लिए। 6 यूटीज कौन कौन से हैं, तो पहला तो दिल्ली है ही है, जो अभी भी है यूटी फर्स्ट। ठीक है, दूसरा है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों अभी भी हैं, जो समय बने थे अभी भी हैं। उस समय जो यूटीज और इसमें शामिल थी, जो 4 बच गई, एक था हिमाचल प्रदेश, चौथा है त्रिपुरा, है ना, ये रियासत थी वहां की, पांचवा है मणिपुर। ठीक है, और आपका छठवा जो है वो है आपका लक्षद्वीप, ये भी अभी भी है। तो 3 देशी रियासत जो पहली 3 केंद्र शासित प्रदेश जो पहले थे वो अभी भी हैं। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर अब राज्य बन चुके हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखो
इतना पुनर्गठन हो गया है ना, क्या, राज्यों का। ठीक है, अच्छा, कल 31 अक्टूबर था। ठीक है, 31 अक्टूबर क्यों विशेष है? 31 अक्टूबर इसलिए विशेष है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। इसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, वर्तमान सरकार जो है एनडीए की सरकार, उन्होंने 2014 से इस दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, एक राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी दिया जाता है इस अवसर पर। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 2014 से। ठीक है, चलिए, तो ये आपका यहां से जो है क्या हो जाता है, आपका समाप्त होता है राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा किसका, आपका जो रियासतें हैं उनका विलय देखा, राज्यों का गठन, फिर राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, ये हमने देखा। कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जितने भी राज्य हैं उनके निर्माण का क्रम क्या रहा। राज्य निर्माण के क्रम के बाद हम देखेंगे भाग 2 नागरिकता। ठीक है, तो चलिए कल हम नागरिकता के वीडियो पर मिलते हैं।